आज हमारा टॉपिक है फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम्स, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या होता है वो समझिए। देखिए, फेजर डायग्राम एक्चुअल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे हमारे पास ईएमएफ है, मान लेते हैं ईएमएफ हमारा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? ये है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, इतना ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हमें इसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं, और हमें एक और आइडिया मिल जाता है कि करंट और ईएमएफ आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, या साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसका हमको एक आइडिया मिल जाता है, और दूसरा ये जो इक्वेशन है इसको समझने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। अगर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो ठीक से आपको समझ में आ जाएगी। बट ऑसिलेशन वगैरह जब पढ़ा था उसमें, तो उसी से कुछ मिलता जुलता है। अब इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर में क्या क्या होता है। भाई, वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अब आपको ये इक्वेशन देख के समझना है दो बातें, कि मैग्नीट्यूड कहाँ है और डायरेक्शन कहाँ है। तो आप याद रखेंगे, जो पीक वैल्यू होती है उसको एज अ मैग्नीट्यूड हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहां जो एंगल होता है जिसको हम लोग फेज बोलते हैं, फेज क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है, साइन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब फेज होता है। साइन के आगे जो भी एंगल लिखा होता है वो सब फेज होता है। तो इसको हम लोग एज अ डायरेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब हो गया, मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे समझ में आ गया, डायरेक्शन किसको बोलेंगे समझ में आ गया। तो फिर वेक्टर क्या होता है? भाई, वेक्टर वही तो होता है कि मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। अब ये जो एरो है वो हमको दो बातें बताता है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है भाई आपने पढ़ा हुआ है, तो ये जो लेंथ होती है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इस एरो की लेंथ। और ये जो एरो है, जिस तरफ एरो होता है वो तो डायरेक्शन की बात करता है, तो ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो बस यही डायरेक्शन हो गया। तो हमारे पास जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और इस एरो में दो बातें जुड़ी होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझना है आपको, ठीक है। समझने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम लोग एक्सिस बना लेंगे, एक हमने बना लिया एक्स एक्सिस, एक बना लिया हमने वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नाम एक्सिस समझने के लिए लिख रहे हैं, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम पड़ेगा नहीं ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये तो रेफरेंस के लिए हमने बनाया है। ये जो ओ पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक यू एरो बना दिया ऐसे, और बोल दिया कि ये एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एरो में दो बातें हैं, ठीक है। इस एरो में दो बातें हैं। पहली बात, इस एरो का जो डायरेक्शन है ये ओमेगा टी है।
अब ओमेगा टी डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो ओमेगा टी है। भाई डायरेक्शन तो एंगल ही होता है ना, इतना तो हमने पढ़ा होगा। तो एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा टी है, ठीक है। और इसकी जो खुद की लेंथ है, मैक्सिमम जो लेंथ है वो ई नॉट है। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, वो ई नॉट है, ठीक है। बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इस तरह से रिप्रेजेंट करने से हमको दो बातें मालूम पड़ जाएंगी। पहली चीज इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और दूसरी चीज इसका डायरेक्शन क्या है, मालूम पड़ जाएगा। इसके साथ साथ हमको एक और चीज पता चल सकती है, ये वाली वैल्यू, जो ये वैल्यू है ये भी मालूम पड़ सकती है। अब ये वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी वो समझिए। ये जो y एक्सिस है, अगर हमने बोल दिया कि ये y एक्सिस एक्चुअल में हमको E दिखाता है, और E क्या है, E को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब किसी भी इंस्टेंट का जो ईएमएफ होगा उसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलेंगे। अब ये लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हमको बताती है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा। तो अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमको जानना है, तो कैसे जानेंगे। ये जो टॉप है यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देंगे, यहां पर ड्रॉप कर दिया, तो जो ये लेंथ होगी ये लेंथ जो होगी, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की होगी, ठीक है। बस इसी को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो किसी भी फेजर डायग्राम को देख के आप ये जो इक्वेशन में लिखी हुई बातें हैं वो आप खुद भी लिख सकते हैं और खुद बता भी सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए, पहले इसको बोला जाए कि ये डायग्राम को देख के बताइए कि इसका इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट है, और डायरेक्शन ओमेगा टी है, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, ठीक है। बन गई इक्वेशन, इक्वेशन में डायरेक्टली लिख ली। अब अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं भी है, तो हमसे अगर पूछ लिया जाए इस फेजर डायग्राम को देख के कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी पीक वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे ई नॉट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, तो आप बोल देंगे ई, ठीक है। डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन मतलब एंगल कितना है, ओमेगा टी, ठीक है। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें हमें काम ये करना है कि इसमें ईएमएफ और करंट दोनों को साथ साथ बनाना है। जैसे हमारे पास ईएमएफ है, मान लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट हमारा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिलहाल के लिए हम प्लस फाई लिखे ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस फाई दोनों होता है, तो हम फिलहाल के लिए प्लस फाई लिख रहे हैं। फाई का मतलब आपको हम बता चुके हैं, फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज, ठीक है। अब ये इनिशियल फेज है, तो ये भी फेज है, ये भी फेज है। अब इन दोनों फेज के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये, इसको इससे माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा दिस इज योर फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपका एक्चुअल में इनिशियल फेज ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ईएमएफ और करंट में कितना फेज डिफरेंस है, फाई का फेज डिफरेंस है। अब फाई का फेज डिफरेंस का मतलब ये है, अगर ये प्लस है तो हम बोलेंगे करंट आगे है, कितना आगे है, इतने फेज डिफरेंस से आगे चल रहा है। अगर ये माइनस है तो हम बोल देंगे करंट हमारा पीछे है। किससे पीछे है, ईएमएफ से पीछे है, कितना, फाई एंगल पीछे है, फाई फेज डिफरेंस से पीछे। अब इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है फेजर डायग्राम में, तो इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो ये लाइन है, एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वर्टिकल लाइन में हमको लिखना आना चाहिए। वर्टिकल लाइन पे ईएमएफ और करंट दोनों है, दोनों को रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट कर लिया किसको, ईएमएफ को, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो गई, एंगल इसका यहां से ओमेगा टी बन गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो गई है। इसके लिए मैं जरा कलर चेंज कर लूं, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई ईएमएफ की, ई। अब इसी में हमको करंट को शो करना है, तो करंट को मुझे देखना पड़ेगा, करंट जो है आगे है, कितना आगे है, मतलब करंट का फेज क्या है। अगर आप सिर्फ फेज देखना चाहें तो फेज को देखिए, ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, तो यहां तक ओमेगा टी है,
प्लस फाई करना है, इसका मतलब एंगल थोड़ा सा ऊपर बनेगा, मतलब यूं बनेगा ऐसे, तभी तो प्लस फाई आएगा। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट को, और ये जो एक्स्ट्रा एंगल है दिस इज योर फाई। जो एक्स्ट्रा एंगल है ये और कुछ नहीं है, ये फाई है। इसको थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाना चाहो तो देखिए ये एक्स्ट्रा एंगल फाई है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की अगर बात करूं तो देखिए ये यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी यहां से लेके यहां तक करंट की, इसको हम बोल देंगे आई। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, ईएमएफ ये है, ओके। फेज डिफरेंस कितना है, पाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दोनों को साथ में बना दिया। अब इस ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं कि हमारा, देखो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि ईएमएफ पीछे चल रहा है। देख लो भाई सामने दिख रहा है पीछे है। जैसे जैसे ईएमएफ आगे जाएगा, भाई ईएमएफ आगे जाने का मतलब ये है कि आपको इसको इस तरीके से, इस वेक्टर को यूं घुमाना है। हम लोगों ने क्या सीखा है, यही तो सीखा ना, इसको घुमाना है पूरा, ये घूमेगा पूरा, ठीक है, ये घूमेगा पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरा घूमेगा। तो अभी ओमेगा टी पे है ईएमएफ, जब ओमेगा टी प्लस फाई होगा, यानी जब आपका ईएमएफ यहां आ जाएगा तो करंट और आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा, प्लस फाई आगे चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ओमेगा टी, यानी जैसे जैसे टी चेंज होगा, भाई टाइम चेंज होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। अभी टाइम जीरो है, मान लो अभी टाइम टी है तो ओमेगा टी मेरा इतना है। जब टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये इसका एंगल यहाँ कहीं आ जाएगा। जब ओमेगा टी 90 के बराबर हो जाएगा तो हमारा ईएमएफ यहाँ पे पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है। 90 से बड़ा होगा तो हमारा ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा कहीं। तो ईएमएफ हमारा इस तरीके से मूव करेगा, मोशन करेगा, और हमको ये आइडिया देगा कि साथ साथ करंट भी चलेगा। कितना आगे चलेगा, हमेशा फाई आगे चलेगा, पीछे भी हो सकता है, यहाँ पे फाई आगे चलेगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो डायग्राम बना है इसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम बनाने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को डायग्राम को बनाना है और अलग अलग सर्किट में हम लोग को पढ़ना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसी इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ठीक है। जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, और इसमें हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया हुआ है। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सिंबल होता है, ये जो मैंने बनाया है। जैसे बैटरी का सिंबल होता है एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, इसमें ये इस तरीके से होता है, साइनोसाइडल कर्व टाइप का बना देते हैं। और ये ईएमएफ की वैल्यू है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इतना हमने ईएमएफ इसमें लगाया हुआ है, ठीक है, ये लगाया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है, सबसे पहले तो हमको निकालना है कि इसमें से जो करंट ड्रॉ होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको ये पता करना पड़ेगा क्या करंट में कोई लैग तो नहीं है या लीड तो नहीं है। लैग लीड का मतलब ये है क्या करंट में कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निकालेंगे करंट, और करंट निकालने का तरीका भाई सिंपल है, सारी की सारी क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर तरीका ही लगाएंगे। करंट होता क्या है भाई, करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये लीजिए, ये आ गया हमारा करंट। अब इसमें ये जो करंट आया है इसमें करंट डिपेंड कर रहा है किन किन बातों पर, तो डिपेंड कर रहा है ई नॉट अपॉन आर पर और साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है।
ओमेगा टी हमारे लिए, साइन ओमेगा टी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर देखना चाहें कि हमारा करंट मैक्सिमम कब होगा, तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। कितना? 1। उस टाइम पे हमारा जो करंट होगा वो हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर। तब इस आई को हम आई नॉट बोल देंगे। तो हमारे मैक्सिमम करंट की वैल्यू ये है, दिस इज द पीक वैल्यू। ठीक है, तो पीक वैल्यू किसके बराबर है? ई नॉट अपॉन आर के बराबर है। तो हम यहाँ पे ई नॉट अपॉन आर की जगह पे आई नॉट लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए कितना आसान है करंट को निकालना। हमारा करंट आ गया। अब अगर करंट आ गया है तो अब इन दोनों में चीजों को कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है? देखिए, दोनों में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस है क्या? आंसर है नो। तो अगर दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? ठीक है, ये फेजर डायग्राम हम लोग को बनाना है इस तरीके से। ये हो गया ओ, ये हमने बना लिया ई नॉट, जिसका यहां से एंगल बन रहा है ओमेगा टी। ठीक है, अब इसी के ऊपर बना लेंगे आई नॉट। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का फेज सेम है। तो ये बन गया हमारे पास आई नॉट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की ऐसे। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी? ईएमएफ की, ई। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई किसकी? करंट की। बन गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये बना है। अगर हम लोग वेव डायग्राम बनाना चाहें तो वेव डायग्राम भी बना सकते हैं। अब वेव डायग्राम तो आप पीछे बना चुके हैं, बस यही टाइम वर्सेस यहाँ पे ईएमएफ और करंट दोनों बताना है तो दोनों की बात करेंगे। तो ये मेरा बन गया, मान लेते हैं ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे टाइम हुआ है आधा, यहाँ पे टाइम हुआ है पूरा। अब दोनों का फेज सेम है। दोनों का फेज सेम है, इस बात का मतलब ये है कि जब जब ईएमएफ बढ़ रहा है तब तब करंट भी बढ़ रहा है। दोनों में एंगल का कोई भी डिफरेंस नहीं है। इतना फेज का मतलब, सेम फेज का मतलब दोनों में एंगल का कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंगल का कोई भी डिफरेंस का मतलब ये है कि जब 0 डिग्री एंगल था, जब एंगल 0 डिग्री था तब ईएमएफ भी जीरो था तो करंट भी जीरो था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे, और दोनों में किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो करंट को भी जीरो रखा है, ईएमएफ को भी जीरो रखा है। लेकिन जब एंगल 90 डिग्री हुआ, अब देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? हम लोग जानते हैं, पीछे आपको बताया हुआ ओमेगा टी है। ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और इस स्मॉल टी की जगह पे अगर हम रख दें यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम कितना होता है? t/4। t/4 अगर आप रख दें तो 2 to the 4 कितना आ जाएगा? पाई/2। तो जब आपका टाइम t/4 था तब आपका एंगल पाई/2 था। ठीक है, तो एंगल भी आपको निकालना आना चाहिए टाइम से। तो यहाँ पे जब एंगल 90 डिग्री था ईएमएफ का, तब आपका करंट का भी एंगल उतना ही था। इसका मतलब जब 90 डिग्री एंगल था, जब टाइम t/4 था, तो उस टाइम आपका ईएमएफ मैक्सिमम पे था तो आपका करंट भी मैक्सिमम पे था। बस थोड़ी वैल्यू आप कम बना दीजिए उसकी, मतलब हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू कम बना दीजिए। क्यों वैल्यू कम बनानी है आपको हमने बताया भी हुआ है। करंट की वैल्यू ईएमएफ से कम ही रहती है। प्रैक्टिकली भी सोचिए ज़रा, कम ही रहेगी। भाई 220 एम्पियर का थोड़ी ना करंट आएगा, 220 वोल्ट का ईएमएफ होता है। ये वेव डायग्राम बन गया। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीक वैल्यू को डिवाइड कर रहा है कौन? रेजिस्टेंस। तो भाई करंट तो कम हो ही जाएगा, इसीलिए पीक वैल्यू कम हो गई। ओके, तो हमने क्या किया? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सबसे पहले ईएमएफ हमको दिया था, उससे हमने निकाला है कि करंट कितना होगा। करंट निकालने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी है और फेज डिफरेंस है कि नहीं है। फेज डिफरेंस और मैक्सिमम वैल्यू देखने के बाद हमने फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम बनाने के बाद वेव डायग्राम भी बना लिया। इसके बाद की चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को एक क्वांटिटी पढ़नी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे अपोजिशन टू करंट। अब अपोजिशन टू करंट क्या होता है? जो भी
क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी करंट को अपोज करे उसको हम लोग अपोजिशन टू करंट बोलते हैं। और अभी तक हम लोग अपोजिशन टू करंट में जानते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो करंट को अपोज करती है। लेकिन जब हम लोग दूसरे सर्किट्स में जाएंगे, दूसरे हमारे पास जैसे इंडक्टर को पढ़ेंगे या कैपेसिटर को पढ़ेंगे, तो उसमें तो रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसमें भी अपोजिशन होता है, करंट को रोकने की कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए हम लोग उसमें रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसमें कुछ और नाम रखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग नाम रखेंगे रिएक्टेंस। तो इस प्योर रजिस्ट्री सर्किट में जो अब करंट को अपोज कर रहा है वो तो रेजिस्टेंस है, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग को पहले से पता है। लेकिन आगे के जो सर्किट हैं उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसमें रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू करंट होता है। और अपोजिशन टू करंट निकालने का सिर्फ एक फार्मूला, एक मेथड आप याद रखें, आपको हमने बताया हुआ है, सिंपल सा होता है। आप यहाँ पे रखेंगे ईएमएफ की पीक वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे करंट की पीक वैल्यू से, यहाँ से आ जाएगा आपका। भाई रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारा होता है V अपॉन आई, यही तो होता है ना। यहाँ पे क्या था? ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाई करंट, आपको मैंने रेजिस्टेंस में बताया हुआ है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है भाई? ईएमएफ है, और करंट आई नॉट है। तो बस इन दोनों को अगर आप इन दोनों की वैल्यू ढूंढ लें तो आपको अपोजिशन जो कर रहा है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे अगर आप ई नॉट अपॉन आई नॉट इसमें देखना चाहें तो कहाँ आपको मिलेगा? आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर, आई नॉट को इधर ले आइए तो आर उधर चला जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस किसके बराबर है? ई नॉट अपॉन आई नॉट के बराबर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है। इसमें हमने ईएमएफ दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना अप्लाइड ईएमएफ है। हमको निकालना है करंट, यहाँ से जो करंट आएगा आई, जो कि यहाँ तक पहुँचेगा, वो हमको निकालना है। अब करंट कैसे निकालेंगे भाई? कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है? चार्ज। तो हमें करंट का फॉर्मूला चार्ज के साथ जो रिलेट करता है वो चाहिए। वो फॉर्मूला था dQ/dt, अगर आपको याद हो तो। क्यू का रिलेशन होता है भाई, ठीक है। अब क्यू क्या होता है? चार्ज क्या होता है? ठीक है, वैसे यहां से इतने से ही काम चल जाएगा। dQ/dt हम लोगों को निकालना है। क्यू का रिलेशन कैपेसिटर के साथ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CV। V एक्चुअल में यहाँ पे नहीं, यहाँ तो E है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? वही तो होगा जो हमने अप्लाई किया है। तो हमने अप्लाई कितना किया है? E। तो ये C इंटू ई होगा। तो Q की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो d/dt ऑफ C इंटू ई। C तो कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो हमारा जो करंट आएगा वो आएगा dE/dt, ठीक है। E मतलब ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू अगर हम रख लें ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ई नॉट भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास सी ई नॉट बाहर आ जाएगा, d/dt हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ओमेगा टी। अब मुझे सिर्फ साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है, यानी डिफ्रेंशिएशन जो होता है, ये वो होता है कॉस थीटा। बस बस एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी थीटा, तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डी टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी तो है लेकिन टी के साथ में लिखा हुआ है ओमेगा। तो डिफ्रेंशिएशन में अगर कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट के साथ अगर कुछ और भी लिखा होता है तो वो आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ओमेगा जो लिखा है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, बाकी सब कुछ सही है। तो सी ई नॉट और इसके साथ हम लोग किसको लिख लेंगे, ओमेगा को मल्टीप्लाई में आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बस ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब कॉस ओमेगा टी आ गया, लेकिन हमारा जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का जो रिलेशन होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ऐसे साइन ओमेगा टी में। क्यों? क्योंकि हमारा ईएमएफ साइन में है, तो हमें करंट भी साइन में लेके आना है, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करके हमको बताना है कि फेज डिफरेंस है या नहीं है। तो फेज डिफरेंस हम लोग तभी तो निकाल पाएंगे जब उनका साइन या कॉस सेम होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा। तो हमें अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन लेकर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कॉस आ गया है। अब कॉस आ गया है तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब इस कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है आपको मैं बताता हूँ। थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओमेगा टी है। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे रख के, कि अगर मैंने पहले ये सोचा, इसके बारे में सोचा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। और यहाँ इसके बारे में सोचेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें लिखी जा सकता है, दोनों में ही साइन आता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि वो ओमेगा टी पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ओमेगा टी है हमारा, ये यहाँ जो ओमेगा टी लिखा है वो पॉजिटिव है, तो हम चाहते हैं ओमेगा टी पॉजिटिव रहे। तो ओमेगा टी पॉजिटिव रहे तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। तो हम इस कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 प्लस ओमेगा टी। और 90 मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं ये बात कि 90 होता है पाई बाई 2, लेकिन जो मैथ्स के नहीं है वो 90 के हिसाब से जानते हैं। तो चलिए 90 सही है, आप जानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी ई नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। प्लस 90 बोलना चाहे तो 90 बोलिए, पाई बाई 2 बोलना चाहे पाई बाई 2 बोल लीजिए, आपकी मर्जी। हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्मेट में। बस हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारा जो करंट है वो साइन पे डिपेंड कर गया। ठीक है, बस हमको ये देखना है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा। तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन ओमेगा टी प्लस 90 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ मैक्सिमम देखने का एक तरीका है। तो जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी ई नॉट इंटू ओमेगा। तब हम इसको आई नॉट बोलेंगे। ये हमारा पीक वैल्यू है करंट का। इसी को उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमारी करंट का जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, करंट की वैल्यू मिल गई। ईएमएफ हम लोग को पता है, ईएमएफ चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम दोबारा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर आप ईएमएफ और करंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90 है। क्या लग रहा है देखने में, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस है 90। फेज डिफरेंस दिख रहा है, माइनस करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ओमेगा टी प्लस 90 में से ओमेगा टी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। दूसरी बात, कौन आगे है, आगे कौन बनेगा भाई, आप अगर डायग्राम में भी बनाओगे तो आगे कौन बनेगा भाई, करंट आगे बनेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा टी प्लस 90 लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा करंट लीड कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे करंट लीड्स ईएमएफ बाई 90 डिग्री। ठीक है, इसी को उल्टा भी करके लिखा जा सकता है कि ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, ये भी लिखा जा सकता है। तो ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाई 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, साइड में बनाते हैं,
ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, जीरो, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाली जो लाइन है मेरी, इसमें ईएमएफ और करंट दोनों बनेगा। तो सबसे पहले ईएमएफ को हम लोग बना लेते हैं। ये लाइन मैंने बनाई, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, और ये जो एंगल है ये ओमेगा टी। ठीक है भाई, एंगल उसका ओमेगा टी ही हर बार बन रहा है, तो ओमेगा टी बना लिया, ये ओमेगा टी है। ठीक है, अब मुझे करंट बनाना है। करंट कितना है? ओमेगा टी प्लस 90। तो इतना ओमेगा टी है, इसी में 90 डिग्री और जोड़ना है। तो 90 डिग्री अगर आप और जोड़ेंगे तो वो इस तरीके से जुड़ेगा, ये 90 डिग्री। ये हो गया आई नॉट। ठीक है, अब देखो उससे मतलब नहीं है वो आगे जा रहा है ऐसे जा रहा है, भाई आगे जा रहा है तो जा रहा है, हमें तो बस डायरेक्शन को देखना है। अगर ओमेगा टी इतना है तो ओमेगा टी प्लस 90 कितना होगा, उसमें 90 ऐड कर दीजिए, तो 90 ये वाला ऐड हो गया, तो ये हो गया आई नॉट। अब इसकी एरो हमने छोटी इसलिए बनाई क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं पीक वैल्यू करंट की कम रहती है, ईएमएफ की ज़्यादा रहती है। अब अगर हम मुझको बताना है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी, तो ये बताएगा मेरा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और करंट बताना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी, तो ये जो बताएगा मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बन गया फेजर डायग्राम। इसी को अगर मुझे बताना है वेव डायग्राम में, बनाना आपको सब आना चाहिए। ये ईएमएफ और करंट सेम बनेगा। तो मान लो मेरा ईएमएफ ये है, ठीक है, ये T/2। यहाँ पे ईएमएफ पीछे चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। पीछे चल रहा है से मेरा मतलब ये है, जब आपका ईएमएफ जीरो है तो आपका करंट जीरो नहीं होगा, करंट आगे चल रहा है। कितना चल रहा है? 90 डिग्री आगे चल रहा है। देखो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ऐसे, 90 डिग्री पर करंट आपका आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? 90 डिग्री। इस बात का मतलब ये नहीं कि करंट यहाँ से शुरू करो, इस बात का मतलब ये नहीं है कि करंट यहाँ से शुरू करो। इस बात का मतलब सिर्फ इतना सा है कि करंट आपका आगे ओके, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारा ईएमएफ जो है 0 है, लेकिन करंट 0 नहीं होगा। इस सिचुएशन में करंट आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि 90 डिग्री का गैप है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के गैप पे ही मैक्सिमम व मिनिमम होता है। तो अगर ईएमएफ 0 डिग्री पर 0 है तो 90 डिग्री पर ईएमएफ हमारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ईएमएफ मैक्सिमम हुआ है उस सिचुएशन में करंट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री पे 0 है तो करंट हमारा इस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, तो करंट को आप यहां से बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री पे 0 हुआ है तो इस सिचुएशन में हमारा करंट मैक्सिमम होगा, मतलब ये। और जब ये मैक्सिमम है तो करंट हमारा यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, बस। अब ये जो है आई है, आई नॉट है, और ये ई नॉट है। ये वेव डायग्राम है, बस। अब आते हैं बात, आगे बढ़ाते हैं अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ, सिंपली ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब आप देखिए ई नॉट अपॉन आई नॉट कहाँ है, तो आपको ई नॉट अपॉन आई नॉट जब भी पीक वैल्यू आप निकालेंगे आपको वहीं दिखेगा। आई नॉट को इधर ले आइए, सी ओमेगा को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा इधर 1/c ओमेगा। इसका मतलब इस बार जो अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो 1/c ओमेगा है। अब ये जो 1/c ओमेगा है इसको हम लोग एक नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे XC, ऐसे लिखा जाएगा। और इसका नाम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स सी होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 2πf। तो हमारा एक्स सी का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा 1/2πc/f। ठीक है, इसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों पड़ा, रिएक्टेंस क्यों पड़ा, देखो रिएक्टेंस पड़ा है इसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। इसका अपोजिशन जो होता है, करंट का अपोजिशन जो इसके अंदर है वो फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो नीचे है, तो आपका एक्स सी कम हो जाएगा, मतलब अपोजिशन कम हो जाएगा। अपोजिशन कम होने का मतलब ये है करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, अपोजिशन कम होने का मतलब क्या है, करंट इजीली फ्लो करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपोजिशन कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कहीं घटा दी तो अपोजिशन बढ़ जाएगा, तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी गलती से भी जीरो कर दी तो आपका एक्ससी जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट को वो सीधे जीरो कर देगा। ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा कि आपने देखा होगा डीसी डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जीरो होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसमें। फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इस बात का मतलब ये हुआ कि उसमें एक्ससी जो होता है, यानी इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है किसी डायरेक्ट करंट में, तो वो करंट फ्लो नहीं होने देता, मतलब इस तरफ किसी भी तरह का करंट नहीं आएगा, सारा का सारा करंट जाएगा इसमें, स्टोर हो जाएगा, फिर बस आगे नहीं जाएगा करंट। ऐसा ही होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, डीसी डज नॉट अलाउ करंट थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, डीसी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट अलाउ नहीं होने देता है, एसी अलाउ करेगा। एसी मतलब फ्रीक्वेंसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, 50 हर्ट्ज होती है एसी में, तो एसी अलाउज, याद रखिएगा एसी अलाउज। ओके, अच्छा अब बात आ जाती है, आपने नई क्वांटिटी पढ़ी हुई है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट में भी यही बता देता हूँ भाई, ये है क्या, ये तो अपोजिशन ही है ना, तो अपोजिशन का यूनिट हमेशा ओम होता है, तो इसका यूनिट भी ओम ही होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो अगर इसका जो भी वैल्यू होगी, मान लो अगर इसमें 200 रिएक्टेंस आया है तो 200 ओम, जैसे रेजिस्टेंस का होता है यूनिट, वही इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस L है, और इसको हमने ईएमएफ दिया हुआ है E0 साइन ओमेगा टी। यहां से करंट जाएगा, हम लोग जानते हैं इंडक्टर में बिहेवियर क्या होता है कि यहां से जब करंट जाएगा तो करंट चेंज हो रहा होगा, तो इसमें एक अपना ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अपना ईएमएफ आएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है और अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ये करंट के चेंज होने पर आएगा, कितना आएगा वो भी हम लोग को मालूम है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आएगा एल डी आई बाई डी टी, जितना भी नंबर ऑफ, हाँ, जो भी इसका रिएक्टेंस होगा, तो सॉरी जितना भी इसका कोएफिशिएंट होगा, एल डी आई बाई डी टी, सही से लिख दूंगा। ओके, ये जो ईएमएफ आएगा ये कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे करंट चेंज होता रहेगा उतना ही ज़्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, हम सिचुएशन ये लेकर चल रहे हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ईएमएफ के बराबर है, बल्कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस जितना ईएमएफ यहाँ से अप्लाई हुआ उतना ही ईएमएफ इसमें आ गया। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे करंट आता ही नहीं है। अगर इधर करंट नहीं आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है वो इस ईएमएफ के बराबर है। तो हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये बराबर है। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में इस E की वैल्यू आप लिख सकते हो E नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। अब यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी आई हमने एक तरफ रोक दिया, डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? करंट। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो करंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। हर बार मैंने आपको बताया, फिर आज बता रहा हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, डिफरेंशिएशन प्लस का कॉस थीटा होता है। अब डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इधर डी थीटा है तो इधर थीटा है, लेकिन यहाँ पे डी टी है तो टी तो है, लेकिन टी के साथ में लिखा हुआ है ओमेगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो साथ में लिखा होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, नीचे आ गया, और साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस को बाहर लेना चाहें बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, या तो माइनस अंदर ले जाना चाहें तो अंदर भी ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। अब मुझे कॉस को हटाना है। कॉस को हटाने के लिए हमने आपको दो चीजें बताई थी कि हमारे पास होता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से हम कौन सा लगाएं? तो इस बार हम इसमें ये लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, अभी लगा के बताता हूं। माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसकी जगह पे मैंने लिख लिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे मेरा जो ओमेगा टी है वो माइनस का आ गया माइनस का। हम चाहते हैं कि ओमेगा टी प्लस का रहे, तो इस माइनस को अंदर ले जाइए। अंदर ले जाएंगे तो ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा प्लस का, 90 हो जाएगा माइनस का। तो इसलिए इस बार हमने क्या लिया था? ये वाला। तो ओमेगा टी को हमें पॉजिटिव करना है बस, तो बस हो गया पॉजिटिव, और आगे से माइनस का साइन भी हट गया। अब हमारा जो करंट है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी माइनस 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तब हमारा जो करंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, तब इसको हम आई नॉट बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा करंट लास्टली फाइनली करंट बन गया है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, और ईएमएफ हमारा था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दिख रहा होगा फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। उसमें भी कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 था, इसमें भी 90 है। बस डिफरेंस किस बात का है
कि इसमें इस बार करंट पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री पीछे है, दिख रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई 90 डिग्री। ठीक है, इस बार करंट पीछे। तो अगर मुझे इसको डायग्राम में दिखाना है, फेजर डायग्राम में, मतलब बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। ये हो गया मेरा ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ये है ओमेगा टी। अब हमको करंट बनाना है। ओमेगा टी में से 90 को माइनस करना है। तो देखो ओमेगा टी इतना है, ठीक है, ओमेगा टी इतना है, इसमें से 90 को माइनस करना है। तो 90 आप बना दीजिए, माइनस हो जाएगा। तो 90 मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे। ओमेगा टी माइनस 90, ये हो गया आई नॉट। इंस्टेंटेनियस आई की बात करें तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस आई। अरे यार, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस आई और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस ई। ठीक है, बन गया फेजर डायग्राम, जितना ही बनाना है। अब इस बार इसमें दिख रहा है कि इसमें हर बार करंट पीछे चल रहा है। वेव डायग्राम अगर बनाना है तो ये हमने बना लिया ईएमएफ। जरूरी नहीं कि हर बार ईएमएफ ऐसे ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मालूम है इस बार ईएमएफ आगे चल रहा है। ठीक है, तो इस बार तुम उल्टा भी कर सकते हो। मान लो ये जो हमने बनाया है वो करंट है, ठीक है, ये आई नॉट है। तो अब अगर मुझको ईएमएफ दिखाना है तो ईएमएफ आगे चल रहा है कितना, 90 डिग्री। तो इस बार ईएमएफ को आप स्टार्ट करिए यहाँ से। ठीक है, जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा, जब 90 डिग्री पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो वो मैक्सिमम पर है। यानी ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये हो गई ईएमएफ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ई नॉट। ठीक है भाई, इतना सा डिफरेंस है। देखो 90 डिग्री का डिफरेंस है। इस बार हमारा ईएमएफ आगे है, तो देखो ईएमएफ को मैंने पहले बना दिया ऊपर। वहां पे करंट आगे था तो हमने उसमें करंट को आगे बना दिया था, पहले बना दिया था। कहाँ गया ये? ठीक है, बस ये वेव डायग्राम है, वो फेजर डायग्राम है। दोनों डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। अब बात करते हैं अपोजिशन की, अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है, बस। अब देखेंगे ई नॉट अपॉन आई नॉट कहाँ है। देखिए ये है ई नॉट, आई नॉट को इधर ले जाएंगे तो एल ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल है? एल ओमेगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे एक्स एल। अब इस एक्स एल का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम्म, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर की वजह से हो रहा है। और रिएक्टेंस नाम इसलिए लगा क्योंकि इसमें कुछ ना किसी चीज फ्रीक्वेंसी के रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा। तो ये एक्स एल जो है वो एल ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा की वैल्यू अगर आप 2 पाई एफ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 पाई एल एफ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ा देंगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर एक्सएल अपोजिशन बढ़ रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर अपोजिशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको याद रखना है एसी डज नॉट अलाउ करंट
थ्रू इंडक्टर, ठीक है। डीसी अलाउ करेगा, डीसी अलाउ इसलिए करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल जीरो हो जाएगा, एक्सएल जीरो हो जाएगा मतलब करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। किसके लिए? फॉर डीसी, ठीक है, डीसी के लिए। ओके, तो हमने प्योर सर्किट के लिए ये सब पढ़ डाला। अब हम लोग पढ़ेंगे तीनों को मिला के, ठीक है। वैसे तो आप बुक में देखोगे तो एलसी का अलग है, एलआर का अलग है, वो सब हम नहीं करेंगे। हम तीनों को मिला के बताएंगे और तीनों को मिला के आपको शॉर्ट में बता देंगे कि अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हम तीनों को मिला के पढ़ेंगे। तो हमारा अब जो है टॉपिक वो है LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज का मतलब तीनों को सीरीज में जोड़ना है। पैरेलल में भी होते हैं, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन LCR सीरीज सर्किट हमारे टॉपिक का नाम है। क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर जो अप्लायंस होते हैं, जो भी हम लोग घरों में अपने यूज़ करते हैं अप्लायंसेस, वो सब LCR सीरीज सर्किट ही होते हैं। इसलिए हम लोग को ये पढ़ना ज़रूरी है, LCR सीरीज सर्किट। अब इसमें क्या है भाई, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर सीरीज में लगा दिया है और इसको एक EMF दे दिया है E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R, कैपेसिटी C, इंडक्टेंस L और EMF है E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। अब इसमें भी हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालेंगे हम लोग, लेकिन प्योर सर्किट्स में तो हम लोगों ने करंट निकाला हुआ है, तो इसमें हम लोग कोई लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। इसमें हम लोग हेल्प लेंगे अपने इसी मेथड की, जो भी हम लोग ने फेजर डायग्राम बनाया था, वेक्टर वाले मेथड की। जो वेक्टर मेथड से हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाए थे, तो जो मेथड्स वेक्टर में एप्लीकेबल होते हैं वो सारे के सारे मेथड हमको अप्लाई करने हैं वेक्टर में। लेकिन एक्चुअली में आपका जो पोटेंशियल होता है, ईएमएफ होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इसको पढ़ने के लिए वेक्टर क्वांटिटी लगाया गया, क्योंकि इस बार जो सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें करंट और ईएमएफ का फेज अलग अलग होता है, मतलब डायरेक्शन अलग अलग होता है। इसीलिए हमको वेक्टर के तरीके से इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ना पड़ रहा है। अब हम लोग प्योर सर्किट के लिए तो पढ़ चुके हैं, तो बस हम लोग को खाली यहां पर देखना है। अब देखिए हम लोग इस सर्किट में एक बात तो जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इसमें से जो करंट जाएगा आई, ठीक है, ये जो आई करंट जाएगा वो तीनों सर्किट में से सेम करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, अलग अलग नहीं जा सकता, सेम करंट जाएगा। लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं वो वी आर होगा, वो अलग होगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मान लेते हैं वी सी होगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वी एल होगा। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीधे सीधे ओम्स लॉ नहीं लगा सकते कि वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर लगा दिया, यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू आई इंटू सी लगा दिया। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करंट की वैल्यू तो सेम जाएगी, लेकिन करंट का डायरेक्शन अलग होगा। कैपेसिटर में जब जाएगा करंट, मतलब इसमें कैपेसिटर में जब करंट जाएगा तो करंट आगे होगा, इंडक्टर में जब करंट जाएगा तो करंट पीछे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो हम लोग को इसको डायरेक्शन के साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तरीका क्या होगा वो देखिए। हमारा ये फेजर डायग्राम बनाएंगे तीनों को मिला के। देखिए ये हमारी एक लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। हम लोग एक काम ये करेंगे कि जो ये वाली लाइन है, हम मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग करंट है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमको पता चल जाएगा कि अगर ईएमएफ करंट से अलग डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बना लेंगे, ठीक है। बस इतना फर्क पड़ेगा।
तो सबसे पहला हमारा सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर, वो वोल्टेज तो करंट के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कि रेजिस्टिव सर्किट में जो पोटेंशियल जो ईएमएफ होता है वो करंट के सेम फेज में होता है, किसी तरह का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे, जब हम लोगों ने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। देखिए इसका डायग्राम कैसा बना है, जिस डायरेक्शन में ईएमएफ है उसी डायरेक्शन में आपका आई बना है, मतलब आई और ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग काम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन बनाई है इसका हमने डायरेक्शन माना है आई, तो इसी डायरेक्शन में हम बना लेंगे क्या, वी आर। ये हो गया वी आर। ठीक है, अब कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो आगे होता है, यानी कि वोल्टेज पीछे होता है। भाई करंट आगे, इसका मतलब वोल्टेज पीछे होता है। तो यहां पर वोल्टेज को मुझे पीछे बनाना है। भाई करंट का अगर लाइन ये है तो वोल्टेज बनेगा कि पीछे, कितना पीछे, 90 डिग्री पीछे। तो ये बन गया 90 डिग्री। इसको मैंने बोल दिया VC। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो पीछे होता है, कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज आगे होता है, तो वोल्टेज को मैंने आगे कर दिया। ठीक है, ये हो गया VL। VL और VC में से कोई भी बड़ा हो सकता है, हमने VL को बड़ा बनाया है, आप किसी को भी बड़ा बना सकते हैं। VL और VC में से कोई ना कोई एक वोल्टेज बड़ा होगा। जनरली इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो मैंने VL को बड़ा बना दिया। ओके, अब अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो अब हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस कर सकते हैं। वेक्टर में क्या बताया गया है, अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग बोल देंगे VL माइनस VC। और ये वाली लाइन क्या थी, VR। ठीक है, तो हमने किसको सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया VL और VC को। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, तो बस पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास नेट वोल्टेज। ठीक है, ये आ गया नेट वोल्टेज। और नेट वोल्टेज है कितना, भाई नेट वोल्टेज वही रहेगा ईएमएफ का ई। ये जो नेट कितना था, नेट था ई, तो ई रहेगा। तो नेट वोल्टेज तो मेरा ई ही था, तो ये इतना ई ही रहेगा। ये आएगा कितना, जो भी आएगा उसको छोड़िए, हमें उससे कोई मतलब फिलहाल के लिए तो नहीं है। हालांकि आप करना चाहें तो कर सकते हो कि दिस मस्ट बी इक्वल टू, इज इक्वल टू VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यू अगर निकालनी है तो। और अगर ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल हो जाएगा tan फाई मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए हमने बता दिया। यहाँ आपको देखना क्या, वो सुनिए। हमको निकालना है अपोजिशन, क्योंकि आपका जो करंट होता है वो हमेशा होता है ईएमएफ अपॉन अपोजिशन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो ईएमएफ तो हमको पता है, अपोजिशन सिर्फ निकालना है। ईएमएफ तो पहले से ही मालूम है, तो अगर मुझे पीक वैल्यू चाहिए करंट की, तो पीक वैल्यू इसकी ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे अपोजिशन से, आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ अपोजिशन निकालना है। अपोजिशन कैसे निकालेंगे वो सुनिए। अगर मैं इस पूरे को आई से, इसको आई से और इसको आई से डिवाइड कर दूं, कहने का मतलब
कि अगर मैं ये सारी जो साइड्स हैं इन सारी साइड्स को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या इस शेप में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर है नो, शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेंथ छोटी छोटी हो जाएंगी। मतलब ये लेंथ कम हो जाएगी, ये लेंथ कम हो जाएगी, ये लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। अब अगर लेंथ कम हो जाएगी तो इससे जो ये बनेगा, अगर आप सोचिए कि ये एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये लेंथ इसके बराबर है ना, तो इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए, ये ट्राइंगल, इसको मैं बना दूं, ये ऐसा बना हुआ है, ये है VL माइनस VC, ये है VR और ये है E। ठीक है, इसको मैंने 5 बोला था। तो अगर इसको मैंने I से डिवाइड किया, इसको I से डिवाइड किया, इसको I से डिवाइड किया, तो ये सारी साइड्स को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट ट्राइंगल मिलेगा सिर्फ उसकी लेंथ या साइज छोटा होगा, बाकी सब कुछ समझने के लिए हमने उतना ही बड़ा बनाया है, साइज छोटा होगा, बाकी एंगल वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे सामने ये एक ट्राइंगल बन गया है डिवाइड करने के बाद। अब आपको समझना है VR अपॉन I यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R। तो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। VL अपॉन I पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई I। ठीक है, लिख देता हूं, XL इज इक्वल टू कितना था? आप कहेंगे L ओमेगा। L ओमेगा तो छोड़िए, ये आया कैसे था? ये था E नॉट अपॉन I नॉट, इससे आया था। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई करंट, तो इसका मतलब ये क्या आया है? ये XL है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाई करंट, ये क्या हो गया? XC हो गया। नेट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF डिवाइड बाई करंट, यहां पे नेट अपोजिशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे Z। यही Z हम लोग को निकालना है। अब ये जो Z है ये क्या है? नेट अपोजिशन अक्रॉस दिस सर्किट कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस की वैल्यू जो निकालनी है तो आप निकाल सकते हो सिंपली, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है इम्पीडेंस का। अब मुझको अगर करंट निकालना है तो करंट हो जाएगा EMF अपॉन Z। पीक करंट निकालना है तो पीक वैल्यू इसकी लेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमको मैक्सिमम वैल्यू करंट की मिल जाएगी। अब हमको सिर्फ चाहिए फाई। फाई मतलब फेज डिफरेंस, तभी तो करंट निकाल पाएंगे। भाई करंट होगा क्या? करंट होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग फाई, यही तो होता है। तो देखो I नॉट तो मैंने निकाल लिया यहां से इस फॉर्मूले से। भाई Z जो भी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करोगे तो तुमको पीक वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ मेथड है निकालने का, तो तुम्हें पीक वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम्हें चाहिए फाई मतलब फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए भी सेम काम यही करोगे। यहाँ पे टेन थीटा लगा लो, टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC। भाई परपेंडिकुलर, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि XL माइनस XC अपॉन R, यही तो होगा बस। अब यहां से अगर फाई आपको निकालना है तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, ये हो जाएगा फाई। तो फाई की वैल्यू ये होती है, दिस इज योर फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस। इस तरीके से हम लोगों ने LCR सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड किया है, पीक वैल्यू को अलग निकाला और फेज डिफरेंस को अलग निकाला है। पीक वैल्यू को किस तरीके से निकाला आपने देखा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर Z का फॉर्मूला ही है। तो जब भी हमारे सामने LCR सर्किट होगा पहले हमें Z निकालना आना चाहिए। Z मतलब इम्पीडेंस। जो भी इम्पीडेंस आएगा उसको हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF उससे डिवाइड करने पर पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। फिर हम उसी ट्राइंगल से, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर,
इसी ट्राइंगल से हम लोग निकाल सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा। जब फेज डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे पास पूरी करंट की वैल्यू इस तरीके से आ सकती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ एक बात है, एक बात आप और समझ सकते हैं। अगर मुझे फेज सेम कर देना है, मतलब हमारा ईएमएफ जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारा अगर करंट भी ऐसा ही हो जाए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो प्लस माइनस 5 था उसमें 5 जीरो हो जाए, 5 जीरो हो जाए, तो यहाँ पे tan जीरो अगर हम रखे हैं, tan जीरो विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे जीरो, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए आर तो जीरो हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू आर, तो एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। अब एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एल ओमेगा, एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/c ओमेगा, ओमेगा को उधर अगर आप ले जाइए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC आएगा, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। ओमेगा को अगर आप 2πf में कन्वर्ट कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2π√LC। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, क्या समझना है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो इसके बराबर हुई तो हमारा फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। फेज डिफरेंस जीरो हो जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा करंट और ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, साथ साथ चलेंगे। अब अगर फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, उस सिचुएशन में हमारा z किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब फेज डिफरेंस जीरो हो गया है तो कौन जीरो हो गया है, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया है, उस सिचुएशन में हमारा z जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा, तो z हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई, एक्सएल माइनस एक्सी को अगर आप जीरो रखेंगे तो z किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। तो बस दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई, अगर फेज डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी कि दोनों करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में हो जाएं, तो वो तभी हो सकते हैं जब हमारा एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाए, यानी कि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएं, तब ऐसा हो सकता है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π√LC के बराबर हो जाए। तो जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाएगी, उस सिचुएशन में हमारा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, और जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। बस इस सिचुएशन में हमारा जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमारा सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट भी हो गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी पढ़ लिया, प्योर इंडक्टिव सर्किट भी पढ़ लिया है। अब एक आखिरी चीज इसके बारे में और बता देते हैं, फिर आपका आज का हम क्लास खत्म करते हैं। आखिरी चीज ये है कि अगर मेरे पास आ जाए क्वेश्चन प्योर एलआर सर्किट, मेरे पास एलसीआर ना आए, क्वेश्चन में एलआर लिखा हो, तो एलआर का मतलब ये हो गया कि इंडक्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो यहां पे इस फॉर्मूले में जो एक्सी है उसको आप जीरो कर दीजिए, बस बाकी सब चीजें वही रहेंगी। जो एक्स सी है उसको जीरो कर दीजिए, क्योंकि जब कैपेसिटर ही नहीं है तो उसका अपोजिशन भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यानी कि सी आर सर्किट आ जाए तो उसमें इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, तो आप एक्सएल को जीरो कर दीजिए, क्योंकि जब आपका इंडक्टर नहीं है तो उसका अपोजिशन भी नहीं होगा, यानी कि रिएक्टेंस भी उसका नहीं होगा, तो एक्सएल जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करोगे तो एक्सी का स्क्वायर ही तो आएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में अपनी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में।